सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। पाकिस्तान की सियासत, किसी की पार्टी शुरू तो किसी की पार्टी ख़त्म, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे के मिसरे के मिसदाक पाकिस्तान में साल हा साल से यही चलता आ रहा है। आज पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी IPP के नाम से जहांगीर खान तरीन साहब ने इसका बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया, इसकी इनागुरेशन कर दी। पार्टी में बड़े बड़े लोग ऐसे मौजूद थे जो PTI से माजी में वाबस्ता रहे हैं। कुछ के चेहरे लटके हुए थे, कुछ के चेहरे खिले खिले दिखाई दे रहे थे। किसी ने स्टेज पर आने की जुर्रत नहीं की, कोई स्टेज पर बैठा खामोशी से देखे जा रहा था। लेकिन पाकिस्तान की सियासत है, पाकिस्तान की सियासत में ऐसा हमेशा होता आ रहा है। कौन जानता था कि 2017 में जिस शख्स को डिस्क्वालीफाई किया गया डिसऑनेस्टी के ऊपर, वो 2023 में एक पार्टी को लीड करेगा जिसका नाम होगा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। और एज ऑफ नाउ यानी अभी तक वो शख्स मेरे नॉलेज के मुताबिक, मेरी नाकिस सोच के मुताबिक डिस्क्वालीफाइड है। नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर बैठे हैं, वो एक पार्टी के कायद हैं ताहयात, वो डिस्क्वालीफाइड हैं। तो ये हालात मुल्क के किस तरफ जा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। क्या आने वाले दिनों में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी PDM के साथ या PDM की किसी जमात के साथ अलायंस में आएगी? क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पास ऐसी लीडरशिप है कि वो वोट बैंक यानी सपोर्टर्स को वोटर्स में कन्वर्ट करके अपने पास खींच सके? या आने वाले दिनों में हमें एक और हुकूमत जो कि मखलूत किस्म की होगी, जिसमें तमाम जमातें शामिल होंगी, उस तरह का कोई फार्मूला दिखाई देगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। साथ ही साथ एक ही दिन के अंदर यानी अगले 24 घंटे में हम आइंदा माली साल का बजट यानी साल 2023-24 बजट का मामला देखेंगे। आज इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट उसकी जारी कर दी गई है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान की जो तरक्की की शरह थी वो 0.29% रही है। यानी 0.29% तरक्की की शरह का जिम्मेदार किसको गर्दाना जाएगा? 13 जमाती इत्तेहाद या इत्तेहादी हुकूमत को, या फिर इसका मलबा भी प्रीवियस गवर्नमेंट के ऊपर डाल दिया जाएगा? और आइंदा बजट के अंदर वो तमाम पार्टियां जो हुकूमत के अंदर हैं वो सब मिलकर ये एतराफ़ कर बैठी हैं कि हालात ऐसे नहीं थे जिसमें हम हुकूमत ठीक से चला पाते, अहदाफ पूरे नहीं हो सके। तो क्या आने वाले दिनों में अहदाफ पूरे हो पाएंगे? ये हुकूमत अपना टाइम पूरा करेगी या उससे एक्सटेंडेड टेन्योर में जाएगी? इंतखाबात 2023 के अंदर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत करेंगे। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #JKT पार्टी, #JKT पार्टी। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। आज के हमारे पहले हिस्से के जो मौजूद मेहमान हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं, JUI साहब का ताल्लुक़ है, जनाब हाजी गुलाम अली साहब। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ चंद मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मज़ीद मौजूद होंगी। शेख रुहेल असगर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे। काशिफ अनवर साहब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, वो हमें ज्वाइन करेंगे। एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब मारूफ माहिर आइन और कानून, वो हमें ज्वाइन करेंगे। और जनाब नज़ीर लगारी साहब सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार, वो भी प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हाजी गुलाम अली साहब के साथ। हाजी साहब, PTI के जो मुनहरिफ अरकान हैं वो जहांगीर खान तरीन साहब की एक नई पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। उनमें से अक्सरियत ऐसी है जो हमें देखने को मिली है। क्या KPK के अंदर जो लोग मुनहरिफ हुए हैं उन्होंने JUI से या आपकी इत्तेहादी जमातों से रब्ता किया है PTI के लोगों ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने अपने इंट्रो में बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही भी की, वजाहत भी की, और हकीकत भी यही है। जहाँ तक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ताल्लुक़ है, यानी इस मुल्क का आइन
हर पाकिस्तानी को ये हक देता है कि वो पार्टी बनाए और सियासत भी करे, और फिर वोट या सपोर्ट ये तो कौम के हाथ में है कि कौम किसको मुंतखब करती है, किसका साथ देती है। जी, आज जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वजूद में आई, और जैसे कि आपने फरमाया कि ज़्यादातर अरकान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, तो मैं इस दूसरे नज़र से देखता हूँ कि ये जो हमारे भाई हैं जिन्होंने तारीख इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, ये इनका हक भी है, आईनी हक भी है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि ये सोचना चाहिए कि क्या पाकिस्तान की सियासत में तशद्दुद, अक़दार का ख़ात्मा, असम्बली में तकरीबन निसफ़ मेंबरान की अक्सरियत रखने वाली अपोजिशन के साथ हाथ ना मिलाना, ये सिर्फ इमरान खान का नहीं, ये बाकी लोगों की भी ज़िम्मेदारी थी कि उनको कहा जाता कि असम्बली जो है ये कौम की नुमाइंदे लोगों पर मुश्तमिल है, और ज़ाती अनाद असम्बली से बाहर तो किया जा सकता है, लेकिन असम्बली के अंदर मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अपोजिशन अक्सर औकात एक दूसरे से मिल बैठ कर मुत्तफिक भी बाज़ बिल पास करती है, ठीक, लेकिन उसका तकब्बराना रवैये ने ना सिर्फ उसको बल्कि पूरी पार्टी को चकनाचूर कर दिया। अच्छा, और आज कोई कहने के काबिल नहीं है। की माजरत देखें, यहाँ पर मेरा सवाल सुन लीजिएगा, ताल्लुक रखता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वो ये कि चलें आपकी नज़र में एक शख्स का रवैया उनकी पार्टी टूटने का वजह बना है तो वो अपनी जगह पर, लेकिन आप लोगों का रवैया तो बहुत अच्छा हुआ करता है ना आपकी नज़र में, तो पार्टी के वो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हुए? मैं इसीलिए पूछ रहा था, केपीके से कुछ लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, मेरे पास इत्तला है कि जेयूआई से राब्ता हुआ है कुछ मुनर्रफ अरकान का पीटीआई के। देखिए शायद वो हो, चूँकि मैं सूबे का आईनी सरबराह हूँ और काफ़ी जमातों ने इत्तेमाद भी किए हैं, तो मैं इस तरह इन सियासी हालात और शमूलियत में नहीं पढ़ना चाहता, और ना ही किसी से फ़ोन पे बात करता और ना ही की है, यानी ये रिकॉर्ड की बात है। ये जो सियासी कायदीन है सूबे के लेवल पर, ज़िले के लेवल पर, तमाम सियासी जमातों को हक है कि वो लोगों को शामिल करे, आम लोगों को शामिल करे, तो शायद तमाम सियासी जमातें लगी हो, जेयूआई ने भी शायद किसी से रब्ता किए हो, लेकिन मेरे इल्म में अभी तक कोई बात नहीं। अच्छा, आपके इल्म में कोई बात नहीं है। अब इस वक्त जो केपीके की सूरत हाल है या पंजाब की, ज़ाहिर एक इंटरम सेटअप है और आप एक आईनी ओहदे पर फायज हैं, तो इंटरम सेटअप ही बजट लेकर आएगा सर केपीके का? बिल्कुल ये लाएगा। राइट, कल परसों तो बजट है, तो क्या इंटरम सेटअप चेंज करने कोई जा रहा है? यही लाएगा। हो चेंज तो 90 दिन के अंदर हो जाना चाहिए था ना सर, लेकिन चलें अब आप लोग ला रहे हैं तो मैं वही पूछ रहा हूं कि क्या है रिलीफ, क्या होगा उसमें आवाम के लिए? देखिए कोशिश की जा रही है। देखो आपने पहले खुद ही सवाल भी किया, खुद ही उसका जवाब भी दिया। ये बताएं कि जब पीटीआई को हुकूमत मिली तो हमारा तरक्की का शरह क्या था, और क्या 9 महीनों में या खैबर पुख्तनख्वा के 3 महीनों में तबाही आ गई? आप यकीन करें, अगर आप ही जज बन जाए, हमारे खैबर पुख्तनख्वा में जो कुछ हुआ है, तसव्वुर करे उसकी माफ़ी बनती नहीं जा रही है। जाते जाते सूबाई असम्बली में 160 से ज़्यादा आदमी 17, 18 और इस ग्रेडों में भर्ती करके न इंटरव्यू न किसी क्या, और आप देख लें, यानी मैं
लोगों की बातें करता हूँ कि एक फैमिली के 5 आदमी भर्ती हुए हैं और हमारे सारे असम्बली के मेंबरान की तादाद देखो और वहाँ मुलाजिमीन 900 है। अब ये देखो कि ये कौन इसको इजाज़त देता है। इस तरह जो मीडिया के लिए लोग रखे थे अज़ाब की तादाद में, सीटें, कमरे, ऑफिस नहीं थे, घरों में काम करते थे लोगों को गालियां निकालने के लिए, लोगों के खिलाफ यानी नफ़रत फैलाने के लिए, बगावत के लिए लोगों को तैयार करने के लिए, और वो हज़ारों लोग तनख्वाह लेते थे। तो इसको आप माफ़ कर देंगे? आप ये बात देख लें। इसी तरह आप देख लें कि हेल्थ के निज़ाम को, यानी आज मैं एबटाबाद गया, वहाँ पर यंग डॉक्टर गुज़श्ता कई दिनों से हड़ताल पर है और उनका ये मुतालबा है कि जो सिस्टम MTI लाया था और जिस शख्स को 30 लाख रुपए माहवार पर बिठाया, जो हिस्ट्री है कि 3 दिन आता था पाकिस्तान, 27 दिन अमेरिका में होता था हेल्थ का निज़ाम, आज सारे डॉक्टर इधर हड़ताल पे उधर हड़ताल पे, कोई पुरसान हाल नहीं था। अच्छाई के नाम तबाही, रियासत मदीना के नाम पर जो कुछ किया। तो इसलिए ये चीज़ें एक वक्त के लिए नहीं थी, ये पूरे 10 साल का हिस्सा था। 10 साल इनकी हुकूमत रही है KPK में, 10 साल और 3 महीने तो सारा चीज़ निकल आया। अब ये भी मत माने आप, कौम भी ना माने, जब ये इसको हुकूमत मिली तो खैबर पुख्तनख्वा 89 अरब रुपए कर्जदार था और अभी 990 अरब रुपए तकरीबन कर्जदार हो गया। किसने किया? यानी सन 1947 से लेकर 2010 तक कितना कर्जदार था और उसके बाद 990 अरब रुपए। तो ये कौम देखेगी अच्छाई के नाम पर लूट मार, अच्छाई के नाम पर मुल्क का दिवालिया करना, बिलियन ट्री के नाम पर मुल्क का दिवालिया करना। रिलीफ क्या होगा बजट में? रिलीफ क्या होगा बजट में? ठीक, बहुत होगा इंशाल्लाह, कोशिश कर रहे हैं। देखो ये अब ये जो हुकूमत है, वफाकी हुकूमत और सूबाई, चारों सूबाई हुकूमतें, इनके लिए चैलेंज है कि इस मुश्किल हालात में IMF के प्रोग्राम के बगैर, आप देख लेंगे वज़ीर आज़म साहब ने खुद भी एक से ज़्यादा मरतबा कहा, इसाक डार साहब ने भी कहा कि हम आवाम को भी रिलीफ देंगे, बिजनेस कम्युनिटी को भी रिलीफ देंगे। लेकिन जो IMF ने, यानी मैं 2 दिन पहले लाहौर गया, बिजनेस कम्युनिटी के बहुत बड़े इजलास में था, वहाँ तो आवाम का भी ये जज्बा फिर उभर रहा है कि IMF से जान छुड़ाओ, बिजनेस कम्युनिटी और पाकिस्तानी कौम 2-3 साल मज़ीद मुश्किलात बर्दाश्त लेगी। लेकिन शर्त उन्होंने ये साथ ये भी रख दिया कि हुकूमत भी अपने अखराजात कम करे। हम तैयार है कि यरा अगर हमारा मुल्क अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है और हम बैनुल-अक़वामी दुनिया के झंझटों से निकल सकते हैं, तो हम तैयार है पाकिस्तानी कौम पाकिस्तान की तरक्की के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सोच था। और एक सोच ये है कि 9 मई को जो कुछ हुआ, आप देख ले, ओ बच्चे जो जेल में हैं, उनको जो तरबियत दी गई। हाजी साहब, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। अब इस बात पे कमेंट कर दीजिएगा। देखें, आप एक सूबे के आईनी सरबराह तो हैं ही हैं, साथ साथ आपका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से भी है। क्या आने वाले दिनों में ये जो नई बाज़ाब्ता ऐलान शुदा पार्टी है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, इसका JUI या PDM के साथ अलायंस बन सकता है वफाक में और प्रोविंसेस में? देखिए, बेहसियत सियासी कारकुन जी, सियासत में कोई चीज़ को तरफ आखिर नहीं होता। ठीक, सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। सियासी जमात आपस में इलेक्शन भी लड़ती है, इत्तेहादिये भी करते हैं। आप देख ले माजी में। और ये चूंकि मेरे डोमेन में नहीं, ये आला क़यादत, मरकज़ी कायदी, अगर पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग है, JUI है,
बाकी जमातें हैं। तो आपके जो आला कायदीन हैं बशमूल आपके, क्या आप इस इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से थ्रेट फील कर रहे हैं, पॉलिटिकल थ्रेट, के आने वाले दिनों में ये आप लोगों के लिए बड़ा थ्रेट हो सकती है, नून लीग के लिए, JUI के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए? देखिए सियासी जमातें जो हैं ना, सियासी जमातें वो किसी को भी अपने लिए थ्रेट नहीं समझते हैं। क्या ये जमातें कल की पैदावार है? इन जमातों के 40 और 50 साल हो गए, 100 साल हो गए। इलेक्शन लड़ते हैं फ़िक्र के लिए, नजरे के लिए, लोग लड़ते हैं असम्बलियों के लिए। बाकी जमातें ऐसे हैं कि वो नजरे के लिए लड़ते हैं। नजरिए के सामने ये नहीं है कि मेरे लिए थ्रेट है, वो अपने नजरिए और कास्ट के लिए जदोजहद करते हैं और आइन और कानून के दायरे में रहते हुए हर एक को हक हासिल की कोशिश करे, इक़्तिदार में आए और अपना आइन, अपना मंशूर इम्प्लीमेंट करे। इसमें कोई कतगन नहीं। अच्छा ये बताएं कि फिर इंतखाबात की क्या तवक्को लगाई हुई है बतौर आइनी सरबराह KP के? 2018 में वहाँ पर हो पाएंगे इंक्लूडिंग फेडरेशन? 2023 में, सॉरी 2023 में, 8 अक्टूबर 2023। अभी तो ऐसा है ना कि इंतखाबात, आप के चैनल ने भी मुझसे बहुत दफ़ा सवाल किया कि आप तारीख़ नहीं देते, तारीख़ नहीं देते जी। मेरा एक ही मुतालबा था दिल से, बहैसियत पाकिस्तानी सर, कि पाकिस्तान में इलेक्शन एक दिन में हो, कि हमारा जेब हमें इजाज़त नहीं देता कि चारों सूबों में अलग अलग इलेक्शन हो और इससे नफ़रतें बढ़ेंगी। एक सूबे में अगर किसी एक की हुकूमत हो वो फिर आने वाले कौमी असम्बली के इलेक्शन नहीं मानेंगे। और ये एक ऐसा सोच था, एक नफ़रत फैलाना था। आज तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और सुप्रीम कोर्ट को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने भी परसों कह दिया कि पाकिस्तान में इलेक्शन एक दिन में होने चाहिए। यानी वो अब 2023 में अक्टूबर में हो जाएंगे इंतखाबात, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, अब तो नहीं, ये अब मेरे कोर्ट से ये बाल निकल चुका है। अब ये बाल जो है ना, ये सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान है। अब वो फैसला करेंगे, क्योंकि अभी केस ने बहुत तवालत ले ली है और अब फैसला करेंगे। लेकिन कल का, परसों का सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन में सुन रहा था या अखबार में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि सियासी मामलात अगर सियासतदान खुद हल करे तो ये बेहतरी है और इसमें कोई शक नहीं कि ये हल करे, ठीक है। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट अपनी डिसीजन दे रही है और वक्तन फ़वक्तन अदायत भी दे रही है। मुझे उम्मीद है हमारा मुल्क का सबसे आला तरीन अदालत है, उसके फ़ैसले माने जाएंगे और वो जो फ़ैसला करेगा कौम की मफाद में करेगा। इलेक्शन कमीशन भी जो कुछ करेगा कौम और मुल्क की मफाद को मद्देनज़र रख कर करेगा और हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब नज़रें हैं। आप सबकी इंटरम सेटअप बहरहाल अपनी जगह पर के हुए है KP के और पंजाब के अंदर। पंजाब में जो हलचल आज मची है एक नई पार्टी के ज़रिए, तो आवाज़ें ये उठ रही है कि KPK के अंदर भी हलचल मची हुई है, तो इसलिए गवर्नर KPK का टेक लेना ज़रूरी था। ख़वातीन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ दीगर गेस्ट मौजूद होंगे आफ्टर दिस ब्रेक। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। इस हिस्से में मेरा पहला सवाल जनाब काशिफ अनवर साहब से होगा। आप सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। बहुत शुक्रिया काशिफ अनवर साहब। इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट आ गई पिछले साल की, 0.29% हमारी GDP रेशो थी और अब बजट कल आया ही चाहता है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बेहतरी की उम्मीद है या मज़ीद मुश्किलात? नहीं, हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए और उम्मीद भी बेहतर है कि इंशाल्लाह अगले साल हालात बेहतर होंगे और हम जो हमारा टारगेट अगला है GDP ग्रोथ का 3.5%, हम उसे भी अचीव करेंगे। देखिए, सोचना तो अच्छा चाहिए कि इंडस्ट्री भी चलेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगी,
हमारे एक्सपोर्ट्स भी हम बढ़ा सकेंगे, इम्पोर्ट्स भी हमारी कम होंगी। तो अच्छा सोचने में तो कोई बुराई नहीं है। और लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कि हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक ना ही आपके मुल्क के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर आएगा और ना ही आपका लोकल इन्वेस्टर इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये बहुत जरूरी है। और जो हमारे पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट्स भी हैं, वो भी जो हमें फंड्स भेजते हैं, फॉरेन रेमिटेंसेस भेजते हैं, वो भी तब तक हमारे मुल्क के अंदर पैसे नहीं भेजेंगे जब तक हमारे मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करे, हमारी इकोनॉमी का पहिया चलता रहे, तो ये बहुत जरूरी है कि हम इम्प्रेशन अपने मुल्क के जितनी भी न्यूज़ेज हैं वो अच्छी दें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर देखें इस साल में रशिया और यूक्रेन की वॉर भी थी, फ्लड्स भी आए, तो अगले साल हालात साजगार रहें और हमारा मुल्क तरक्की करे। क्योंकि और जो बहुत जरूरी है, जो हम सब के लिए इट इज वेरी नीडेड कि IMF, देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब अभी भी बहुत होपफुल हैं कि IMF के साथ जितना जो भी बजट भी बना है और जितने भी उनके साथ IMF के साथ जो भी एग्रीमेंट्स अभी तक हैं, ये IMF की मदद से हो रहा है और उसकी वो जो भी टारगेट्स उसने कहे हैं उस तरह से हम चल रहे हैं। तो हमें वहां से अच्छी खबर आ जाए ताकि जो हमारे पे प्रेशर है हमारे रुपये के ऊपर और हमारा जो रिजर्व कम हो रहे हैं, हमारे रिजर्व्स इंप्रूव हो जाए। जी, अब ट्रेडर्स के लिए क्या बेहतरी है? आपको लगता है कि ट्रेडर्स के लिए गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल कुछ बेहतर होगा? क्योंकि टैक्सेस, विदहोल्डिंग टैक्सेस के मामले के ऊपर तो हुकूमत ने बड़ा सख्त हाथ रखा हुआ है। देखें, हम बार बार ये शोर मचा रहे हैं कि हमारे टैक्स नेट को बढ़ना चाहिए है और हमारे टैक्स बेस तब तक हमारा नहीं बढ़ेगा जब तक आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को फैसिलिटेट नहीं करेंगे। और फिर वो यही होता है कि अक्रॉस द बोर्ड सारी चीजों को, नंबर ऑफ विदहोल्डिंग टैक्सेस को और रेट ऑफ विदहोल्डिंग टैक्सेस को बढ़ा दिया जाता है। तो ये हमें जो हमारा एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उन्हें हमें फैसिलिटेट करना होगा। और मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि द मदर ऑफ ऑल इविल्स इज डिवैल्यूएशन। वो जिस वजह से भी है, देखें, जब आपके मुल्क में डिवैल्यूएशन होती है तो आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ेगा, आपकी यूटिलिटी की प्राइसेस भी बढ़ेंगी। तो हम अगर हम और जो ट्रेडिंग, अल्टीमेटली जो ट्रेडर था उसके पास जो परचेजिंग पावर थी वो पिछले साल में 50% रिड्यूस हो गई, क्योंकि जो प्राइसेस थी वो हमारी 100% बढ़ गई। तो अल्टीमेटली उनके पास ना ही इतना कैपिटल है, ना ही इतने रिसोर्सेज हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि कीमतों का इस पे काम आए ताकि हमारे मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन कम हो, हमारे मुल्क के अंदर ट्रेडिंग हो। और जहाँ तक टैक्स नेट की बात है तो देखिए, नाउ दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेक होल्डर्स एंड द स्टेट कि अब पाकिस्तान की बका का सवाल है, हमें अपने मुल्क को बचाना है और हम सबको वॉलंटरली अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न्स को फाइल करना होगा। और उसके लिए लाहौर चैम्बर बार बार हमारी इसहाक डार साहब से भी मुलाकात हुई है और मैं ये कह रहा हूँ और हम हर प्लेटफॉर्म पे ये कह रहे हैं कि चूंकि हमें किसी में रिजर्व चाहिए तो अनडिक्लेयर्ड फॉरेन रिजर्व की आप डिक्लेरेशन दें, एमनेस्टी दें, आप कैपिटल्स की कोई एमनेस्टी दें ताकि जो पैसा ग्रे इकोनॉमी का बाहर पड़ा है वो आपकी वाइट इकोनॉमी में आए और आपका सिस्टम चले, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। जी, वेरी राइट। काजी साहब साथ रहिएगा। जरा अजहर सिद्दीक साहब से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं। अजहर भाई, मामलात तो बड़ी कानूनी पेचीदगियों में फंसे हुए हैं। एक नई पार्टी आज मंजर आम पर आ गई है और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इसका नाम है। चेहरे वही हैं जो हम पहले से देखते आ रहे हैं। अब वो 2017-18 में किसी और तरफ आए थे, फिर अब किसी और तरफ जा रहे हैं। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो अपेरेंटली नज़र नहीं आ रही। वो तो इलेक्शन से ही आ सकती है। इलेक्शन हो के नहीं दे रहे, कानून क्या कहता है और हो क्या रहा है? अच्छा, देखिए जमील फारूकी साहब, जो बात समझ रही है, दो तीन चीजें जो बड़ी अहम है सर। इस वक्त जो है मुल्क जिस टर्माइल में चल रहा है, जो पॉलिटिकल क्राइसिस है ना, उन्होंने ये 1.5 साल में आपने देख लिया कि इन्होंने बेहतर करने की बजाय जो है ना
मुल्क को तबाही के दहाने पे ले गए। बातें ये बड़ी करते हैं, मैंने तो बड़ी दफा डिमांड की है, कर लें आज जुडिशल कमीशन एक बना रहे हैं आप बनाएं, बताएं। यानी वो क्या रह गया अब रह गया बगावत के पर्चे, अब रह गया दहशतगर्दी के पर्चे, अब और कुछ नहीं रह गया। तो अब अल्टीमेटली जो है एक और नई सिमत में ये चाल निकले हैं और डिस्क्वालिफिकेशन पे। मैं सारे वाक्यों को मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि आप इन हालात के अंदर मुल्क को अगर आगे लेके चलना है ना, तो ये किंग्स पार्टी या वो तहरीके इस्तेहकाम, सॉरी इस्तेहकाम नाम रखा है, वो अदम इस्तेहकाम मेरे दिन से ऐसे निकल गया। पाकिस्तान पार्टी सर, इस्तेहकाम है पाकिस्तान पार्टी, वो मेरे निकल गया था अदम इस्तेहकाम पार्टी। आपको पता है जो सरमायादार है वो पार्टी क्या बनाएगा? यू आर वेरी नॉटी सर, यू आर वेरी नॉटी। क्या सोचेगा मुल्क के लिए? सवाल सिर्फ इतना है कि ये सारे आप तजर्बे अब नहीं कामयाब हो सकते। आपको आज बुनियाद रखनी है मिसाके पाकिस्तान की। यहाँ तमाम सियासी जमातों को बिठाएं और बिठाकर कहें कि इस मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी आएगी। पहले वो आएगी, फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। हमने जो करीब लाए थे कि जो पाकिस्तान के बहुत करीब थे, चाहे वो चाइना की शक्ल में ले, चाहे वो सऊदी अरब की ले, हम IMF के बगैर तो पहले ये मानते नहीं थे। अब ये भी कह रहे हैं कि $100 आया है, वो पता नहीं क्या करेगा, डॉलर नीचे ले आएगा। हमने सारों का हाल देख लिया, इनके आपस के करीब के लोगों ने अब इतना कुछ हमें बता दी है। अब आप कोई यहाँ पर ग्वालादीन का चिराग नहीं आना है कि जो बैठकर इस मुल्क को ठीक ले आएगा। यहाँ करना है तो ये इन सब लोगों को बिठाना पड़ेगा। आप कहें कि इमरान खान को वो तो बाद में बैठेंगे, पहले ये बताएं कि इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे, इलेक्शन होंगे या उसके ऊपर बात होगी तो कोई आकर बैठेगा ना। इलेक्टोरल प्रोसेस की बात नहीं हो रही। ये देखे बड़ी जबरदस्त बात आप कर दी है। वो 90 दिन तो गुजर गए ना, 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया वो 90 दिन गुजर गए हैं। सर बड़ा खतरनाक वो हुकूमत शायद ये समझी होगी कि 14 मई 2123 में कराने होंगे ना, 100 साल बाद। फर्क तो नहीं कह रहे हैं। हाँ। मैंने वो 2025 की बातें कर रहे हैं। अच्छा मैं एक वजह बताऊँ आपको। देखिए इनका जो एजेंडा था ना, इनका इरादा था ये असेंबलियों को आगे बढ़ाने का। 12 अगस्त में आइन में गुजारिश थी 1 साल आगे बढ़ाने का, इसलिए उन्होंने रिस्क लिया। उन्होंने असेंबलियां वक्त से पहले तहलील की और वो देख लिया कि वो केयर टेकर जो सेटअप में लाकर उन्होंने 90 दिन की लिमिट उड़ाकर रख दी। अब क्या प्लानिंग है उनकी? अब प्लानिंग ये है कि 12 अगस्त को असेंबलियों की मियाद खत्म होनी है, तो आगे फिर कराने पड़ेंगे 60 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन। उससे पहले हो सकता है 1 दिन पहले या 2-4 दिन या 10 दिन पहले ये असेंबलियां तहलील कर देंगे। 90 दिन के लिए सेटअप लेके आएंगे। 90 दिन के अंदर सेटअप वो लेके आएंगे जो ये अब सारा गंद इकट्ठा किया है ना, वो पर्चों की शक्ल में, किसी और शक्ल में, डिस्क्वालिफिकेशन, वो सारा जो इकट्ठा है वो केयर टेकर सेटअप जैसे पंजाब के अंदर है, वो फाक के अंदर कहेंगे जनाब हमने तो नहीं किया, ये तो केयर टेकर सेटअप था, ये उसके जिम्मे डालेंगे। और वो केयर सेटअप अब तक तो जो इतला मेरे पास है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि उसको इसी तरह चलाना है, इसी तरह सहारा देना है और वो रेत की दीवार साबित होगा। यानी आप मायूस हैं कि इलेक्शन नहीं होते? मैं आपकी इजाजत से जरा मैं मायूसी की बात नहीं कर रहा था, मैं फिर पहले बताता चलूं। मैं ये वो बता रहा हूँ वो प्लान, एक तुम सोचता है, एक वो सोचता है, एक मेरा रब बेहतर समझता है कि कौन क्या होना है, क्या। मैं जो बात बता रहा हूँ ये प्लान है। अब इस प्लान को निस्तो नाबूद जो करना है वो आपकी अवाम ने करना है, जनता ने करना है। वो जनता इस मामले को जो अवाम है ना पॉजिटिवली देख के वो डिमांड करे। अभी तक तो देखे उन्हें आना चाहिए। अदर भाई आपकी इजाज़त से मैं नज़ीर लगारी साहब को शामिल कर लूँ। मैं आपके पास आता हूँ। नज़ीर लगारी साहब, सर एक और पार्टी मार्ज़ वजूद में आ गई और ये पार्टियों का वजूद या मार्ज़ वजूद में आना हम 3-4 साल बाद देख रहे हैं। आज यानी आप तो मतलब हम पैदा भी नहीं हुए होंगे तब से देख रहे होंगे। तो इस पार्टी में से कुछ निकल सकेगा? किसी की पार्टी शुरू, किसी की पार्टी ख़त्म। तो हम कह सकते हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये असल में रिवाइवल हुआ है। आपके लिए शायद नई खबर हो, मेरे लिए ये 45 साल पुरानी खबर है ये। अच्छा। 45 साल पहले जनरल ज़ियाउल हक ने मौलाना शाह अहमद नूरानी से कहा था कि आप अपनी जमात को हुकूमत में शामिल करें, क्योंकि जमात इस्लामी शामिल हो रही है, क्योंकि मुस्लिम लीग शामिल हो रही है, क्योंकि नसरुल्लाह खान की पार्टी शामिल हो रही है, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम शामिल हो रही है। इनको वजारतें मैंने दे दी हैं, आप भी आएँ और हुकूमत में शामिल हो जाएं। अभी भुट्टो साहब की फांसी नहीं हुई है, उससे पहले की बात कर रहा हूँ। तो मौलाना नूरानी ने कहा मैं मार्शल हुकूमत में नहीं आ सकता, आपके साथ मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं किसी जमहूरी सेटअप में मैं इक़्तिदार में आ ही नहीं सकता, इसलिए कि मेरी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी नहीं है। तो आप मुझे मेरी फिक्र ना करें और आप इसको जो है रहने दें। लेकिन जनरल ज़ियाउल हक ने क्या किया कि उनकी पार्टी को तोड़ दिया। एक हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त थे और वो
फिर सियासी हो गए थे। MP का इलेक्शन हो रहा था, उनने हमारे लाइन्स एरिया और सदर के इलाके से जनाब ज़हूरुल हसन भपाली, उन्होंने मौलाना शाह अहमद दुरानी की पार्टी को तकसीम किया और उसके अंदर जो है शामिल हुए। उनमें जनाब हनीफ तैयब साहब थे, जी अलहाज शमीमुद्दीन थे, दोस्त मोहम्मद फैज़ी थे, अहद यूसुफ साहब थे, इनको शामिल किया और एक पार्टी बनाई थी, उसका नाम था इस्तेहकाम पाकिस्तान कौंसल। ये थोड़ा पार्टी का लफ्ज आ गया, वरना वो बनाया है और फिर उनको वजारतों में शामिल कर लिया गया। वो IPC थी और ये IPP है। अहद यूसुफ IPP है और वो IPC थी। इस पे 2 P ऑलरेडी शामिल है, लगता है कि ये तीसरे P के साथ जुड़ जाएगी। ये इस्तेहकाम पाकिस्तान वही है और कौंसल की जगह पर पार्टी आई है, ठीक है, और ये शामिल कर दी गई है। और जो है वो इस तरह से जनरल ज़ियाउल हक ने, मैं ये अब जनरल ज़ियाउल हक का दौर भी नहीं है, जनरल ज़ियाउल हक का ज़माना भी नहीं है, लेकिन नाम की हद तक मुझे ये लग रहा है कि दोबारा इस नाम से एक पार्टी वजूद में आ गई है। और उस वक्त उनको वजारतें मिली थी, जो है वो ज़हूरुल हसन भपाली साहब खुद किसी वजारत में नहीं गए थे, लेकिन बाकी लोग, अलहाज शमीमुद्दीन वज़ीर बन गए थे, दोस्त मोहम्मद फैज़ी वज़ीर बन गए थे, अहद यूसुफ वज़ीर बन गए थे, और फिर हनीफ तैयब साहब इलेक्शन जीत कर वज़ीर बन गए थे, फेडरल मिनिस्टर बन गए थे। तो ये एक और किस्म की जो है वो एक पार्टी बन गई है। और ये पार्टी आगे कैसे चलती है, मैं इस बात की हक में हूँ कि अगस्त के बाद जब इस असम्बली की मुद्दत पूरी हो तो इलेक्शन होने चाहिए। और ये सर लगाई साहब होना तो बहुत कुछ चाहिए, होंगे या नहीं होंगे, द क्वेश्चन इज। नहीं, मैं नहीं समझता, मेरे ख्याल में कि जो भी फरीक हैं, वो जो सरे आईना और पसे आईना जितने भी फरीक हैं, उनको ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि ये एक, पहली बात ये कि फेडरेशन है, इसको फेडरेशन ही समझा जाए, और इसके अंदर इकाइयाँ हैं, उनको इकाइयाँ ही समझा जाए, और उसके बाद पाकिस्तान कायम रहने के लिए उसको कायम रखा जाना चाहिए हर सूरत में। और पाकिस्तान लॉजिक से, मंतक से, दलील से और एक साहिब बसीरत कानूनदान के ज़रिए वजूद में आया था। और हमें लॉजिक, मंतक और अवाम के वोट से, अवाम की राय से, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी जो है उसके बावजूद वो मुस्लिम लीग बन गई थी, और फिर उसके अंदर पंजाब ने वोट किया था, उससे पहले सिंध असम्बली ने वोट किया था, उसके बाद बलूचिस्तान में शाही जरगे ने वोट किया था, खैबर पख्तूनख्वा में रेफरेंडम हुआ था, और यूँ हमने पाकिस्तान में शामिल होने का एक फैसला किया था। और यकीन दहानियाँ भी हुई थी कि पाकिस्तान जो है एक वफाक, मुनसिफाना वफाक होगा, जिसमें तमाम इकाइयों को मुतमईन भी किया जाएगा। और इंडिया ने फ़ौरन बात किया था कि भाई नए सूबे बनाए उन्होंने, और उनकी बुनियाद ये रखी थी कि जहाँ जहाँ पर भी लसानी वहदतें हैं उनको सूबे मिलने चाहिए, और बनाई, ठीक, ये हमें भी मिलना चाहिए था। तो वो सारी सूरत हाल अब भी ये हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान को हमारे अफराद के, शख्सियात के, लोगों के नुक्ता नज़र से नहीं देखना चाहिए। कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि फ़लाँ शख्स का इक़्तिदार या फ़लाँ शख्स की पार्टी, हमें ये देखना चाहिए ये मुल्क है, ये पाकिस्तान के तमाम आज़ाद लोगों का मुल्क है, आज़ाद इकाइयों का मुल्क है, और इनको पाकिस्तान की तमाम इकाइयों को मिलकर एक इत्तेहाद की सूरत में आगे बढ़ना है और तरक्की करनी है। हमें इस नियत से आगे बढ़ना चाहिए। और ये एक प्रोसेस के ज़रिए पाकिस्तान में, एक मेरी गुजारिश है जमील फारूकी साहब, पाकिस्तान को कोई नेशनल लिबरेशन आर्मी नहीं बनी थी, कोई रेड आर्मी नहीं बनी थी जिसने आकर आज़ाद कराया हो पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान के अवाम ने राय देकर अपना फैसला किया था, अब पाकिस्तान के अवाम राय देकर इसको कायम रखें। वेरी राइट। रोहेल असगर साहब हैं हमारे साथ। शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। अच्छा, लाइन ड्रॉप हुई है, ठीक है। अजहर सिद्दीक साहब, कानूनी पेचोखम से निकल पाएंगे? बजट तो आ रहा है कल। अच्छा देखें जमील फारूकी साहब, बजट तो आ रहा है, बजट आपको पता है नेशनल असेंबली वैसे तो जिंदा है, लेकिन आईने पाकिस्तान या वैसे देखें तो वो मुर्दा हो चुकी है इस वक्त। और ये जैसे ये सरमायादारों की एक पार्टी बनी है, आपको भी पता है कि सरमायादार इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं, और उन्होंने इस वक्त क्या करना है,
वो कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत रिलीफ देने की, लेकिन इतना आसान काम नहीं है कि IMF के टारगेट को जैसे सब ने कह दिया कि है नहीं गुजारा। तो ये तो वो कहते थे कि जनाब इनसे कर्जा नहीं लेना, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बोले, ये लोग भी यही कहते थे। अल्टीमेटली हम वहाँ पर आ गए हैं। अब सवाल ये है कि ये आप कर्जा तो ले लेंगे, कर्जा लेके आपको उतारना है, सूद देना है, वो वाले मामला आने वाले दिनों में तो खतरनाक होने वाले हैं। और वो कहाँ का करेंगे, किस तरह इकट्ठा करेंगे, ये फिर बड़ा अहम सवाल है कि आप जब 1.5 साल में ये 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया, आप इसको रिकवरी कुछ नहीं कर सके, वेंटिलेटर पे लगी है और उस वक्त से लगी है, और हर एक को पता था कि ये हाल करना है, इनके बस का काम नहीं। जो कि वजह ये है कि इन्होंने सारा आउटसोर्स करके सारी चीजों को किसी और तरफ ले गए, यानी यहाँ जमहूरियत बेच दी है ना इन्होंने, जमहूरियत बेच दी है। जमहूरी शमूरी तो है नहीं। आईने पाकिस्तान 1973 को ये मानते नहीं, जो कि यहाँ PDM का आइन जो नया 2023 का है वो बना है और उसका निफाज है, और कोई चाहता नहीं है। अब ये जब तक ये नहीं चाहेंगे, जैसे मैंने फिर शुरू में भी कहा, मैं फिर दोबारा दोहराता हूँ कि मैं समझता हूँ कि यहाँ आपको बुनियादी तौर के ऊपर जो है ना मिसाके पाकिस्तान करना पड़ेगा। इन सब लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा। अब आप कह दें कि आज से कल चले जाएं, कल से परस चले जाएं, तो वो अब कौम सुनने के लिए तैयार नहीं है। कौम चाहती है कि ये मुल्क आगे जाए और सही से यहाँ रूल ऑफ लॉ की बात हो, यहाँ कुर्बानी देने की बात अगर होती है तो ऑब्लिगेशंस भी हो। मुझे पता हो कि मैं अगर यहाँ टैक्स दे रहा हूँ तो मेरे सारे बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ फराहम है। मुझे पता है कि अगर मैं ये सारी सूरत हाल के अंदर किसी न किसी को पहलू तही से लेते हुए और बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए सबको एक जगह पर बिठाना पड़ेगा। और मिसाक पाकिस्तान की बात अज़हर सिद्दीक साहब कर रहे थे, उससे पहले लगारी साहब ने जो बात कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि ये पाकिस्तान है, शख्सियात के सैर से बाहर निकलकर पाकिस्तान का सोचना होगा। अब कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल बजट आने जा रहा है। मुल्क के अंदर पार्टियां तो बन रही हैं, लेकिन जो बजट पार्टी है वो पब्लिक के लिए होनी चाहिए कि वो पार्टी करेंगे यार कम से कम हमारे लिए कुछ रिलीफ है। अल्लाह करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर IMF की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बजट बनता है तो रिलीफ तो पब्लिक के लिए नज़र नहीं आता। नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को जान दिया। बजट 2023, वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत, मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होकर खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।